हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर सप्लाई का माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और आज का चैप्टर जो हम करेंगे वो आपको इतना आसान लगेगा, इतना सिंपल लगेगा अगर आपने पहले मेरे डिमांड के पूरे वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं तो। क्योंकि पूरा का पूरा सप्लाई का चैप्टर बिल्कुल हूबहू कॉन्सेप्चुअली डिमांड जैसा ही है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों वो आपको बिल्कुल डिमांड से कंपैरेटिवली सेम लगेगा। तो बस आप अपना रजिस्टर निकाल के जितनी भी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा आज वीडियो में वो अच्छे से मेरे साथ साथ देखते रहना। तो सप्लाई में अब हमें इस चैप्टर के अंदर पहली चीज ये कि अब हमें अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है। हमें क्या समझना है? अपने आप को प्रोड्यूसर समझना है। अभी तक तो क्या होता है कि डिमांड पढ़ते हैं हम चैप्टर, तो उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम एक कंज्यूमर हैं, हम सामान खरीदते हैं। लेकिन अब नहीं, अब सप्लाई चैप्टर के अंदर हम अपने आप को प्रोड्यूसर समझेंगे। प्रोड्यूसर का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो, आप अपने आप को एक फर्म कह सकते हो। यानी आप ऐसा समझो कि अब आप किसी एक बहुत बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं। यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर द फर्म विच इज सेलिंग गुड्स। तो उसी पर ये चैप्टर जो है आधारित है सप्लाई का। तो चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले ऐसे होती है कि किसी भी प्रोडक्ट के सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि हम एक प्रोड्यूसर हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना सामान बेचें, तो हम अपना सामान बेचना चाहते हैं, हम सप्लाई करना चाहते हैं, तो उस बात को कौन सी बातें अफेक्ट करेंगी, उस चीज को कौन से फैक्टर्स प्रभावित या अफेक्ट करेंगे, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है वन बाय वन। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ द गुड, जिसका सिंबल है PX। प्राइस ऑफ द गुड का मतलब ये होता है कि भाई जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट की हम सप्लाई करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो अब क्या होता है, एज ए प्रोड्यूसर हम चाहते हैं जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होगा हम उसको ज्यादा बेचेंगे। जो प्रोडक्ट ही 2 रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा, तो हम सोचते हैं इसको नहीं बेचें। तो क्या होता है प्राइस के साथ कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस जितना ज्यादा होता है हम उस प्रोडक्ट को उतना ही ज्यादा बेचना चाहते हैं। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं और लिख सकता हूं कि प्राइस के साथ जो हमारी सप्लाई करने की क्षमता है उसका एक डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि जिस चीज का प्राइस ज्यादा होगा हम उस चीज की सप्लाई भी ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसीलिए देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द गुड एंड इट्स सप्लाई। दूसरा फैक्टर जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ अदर गुड, या इसको हम प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटिव गुड भी कहते हैं, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी कह सकते हैं। अब सप्लाई में इस चीज का एक अलग मतलब होता है अदर गुड का, तो पहले उसको समझते हैं फिर यहां पे वापस आएंगे। मान लेते हैं कि हम एक फार्मर हैं, फार्मर भी एक प्रोड्यूसर ही होता है। ये उसकी जमीन का टुकड़ा है जिस पर वो 2 चीजें बनाता है, एक वीट बनाता है और एक राइस बनाता है। मान लेते हैं वीट को मैं गुड बोल रहा हूं तो राइस को बोलेंगे अदर गुड। यानी कि एज ए प्रोड्यूसर हम 2 गुड्स बनाते हैं, तो किसी एक को हम बोल सकते हैं ये हमारा गुड कंसर्न्ड है और दूसरे वाले को बोल देते हैं ये अदर गुड है। उल्टा भी हो सकता है, मैं ऐसा भी बोल सकता था, मैं राइस को अगर बोलता गुड तो मैं वीट को बोलता अदर गुड, कुछ भी हो सकता है। अब होगा क्या कि अदर गुड का प्राइस बढ़ जाएगा, राइस का प्राइस बढ़ जाएगा। तो अब फार्मर क्या सोचेगा, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि राइस का प्राइस तो बढ़ गया है, तो अब तो राइस बना के बेचने में ज्यादा फायदा होगा, मैं तो राइस बनाना चाहिए मुझे। तो फार्मर क्या करता है ऐसे में, जो उसकी लैंड है ये वाली, अब ऐसे केस में वो राइस का प्रोडक्शन ज्यादा करता है।
वो अब राइस की सप्लाई बढ़ाने के चक्कर में राइस का प्रोडक्शन ज्यादा करता है, तो ऑटोमेटिकली जो व्हीट है उसकी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके पास जगह अब कम बची है। तो जब फार्मर को पता चलता है कि राइस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो फार्मर सोचता है मैं तो अब राइस बना के ज्यादा बेचूंगा, उसमें मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो फार्मर को राइस ज्यादा बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो ना, जमीन तो उतनी है, अब उसने राइस ज्यादा बनाया तो व्हीट जो है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो हम ये कहते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, यानी आउटकम निकालते हैं कि जब भी अदर गुड का प्राइस बढ़ता है तो हमारा जो गुड है व्हीट या जो भी गुड है उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। अगर आप इसका रिलेशन देखोगे तो इनवर्स रिलेशन होता है अदर गुड के प्राइस में और हमारे सप्लाई में। तो हम इस पॉइंट में कहते हैं कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अदर गुड एंड सप्लाई ऑफ आवर ओन गुड। तो ये होता है दूसरा फैक्टर जो हमारे सप्लाई को प्रभावित करता है। तीसरा फैक्टर होता है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे उसमें आप उदाहरण के तौर पर रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। इसका सिंबल होता है बच्चों एफ, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सोचो, आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपको सोचना है हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को अगर बनाने का खर्चा, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है एक तरह से कोई भी प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट, खर्चा आ रहा है, जो खर्चा है, अगर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बढ़ती रहती है, ज्यादा हो जाती है, तो प्रोड्यूसर को लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत खर्चीला है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ऐसे केस में वो उसकी सप्लाई कम करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अब इसमें ज्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं, इसको बनाने में इतना पैसा खर्च हो गया, अब मैं बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा नहीं। तो प्रोड्यूसर हमेशा ये सोचता है कि जिस चीज की कॉस्ट ज्यादा होगी, जिस चीज का खर्चा बनाने का ज्यादा होगा, उसकी सप्लाई थोड़ा कम करनी चाहिए, और जिस चीज का खर्चा अगर कम है तो वहां पर मेरे प्रॉफिट ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पर वो सप्लाई बढ़ाने की सोचता है। यानी कि अर्थ ये है कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सप्लाई के साथ एक इनवर्स रिलेशन होता है बच्चों। तो पहले इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। इनवर्स रिलेशन लिखने का मतलब क्या, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, खर्चा अगर बढ़ता है, तो प्रोड्यूसर सोचता है कि इसकी सप्लाई हमें कम करनी चाहिए, इसकी सप्लाई अभी नहीं करनी चाहिए। और अगर खर्चा कम होता है, कॉस्ट कम होती है, तो प्रोड्यूसर सोचता है चलो इस समय हम इसकी सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं, अभी खर्चा कम है इसको बनाने का। तो इस तरह से ये फैक्टर भी हमारी सप्लाई को अफेक्ट करता है। तो आगे भी बढ़ूं, पहले मुझे ये बता देना कि आपको पहले 3 फैक्टर्स थोड़े थोड़े समझ आ गए कि कैसे अलग अलग फैक्टर सप्लाई को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले मुझे यहां तक का एक थम्स अप भेज दो कि यहां तक के फैक्टर्स आपको समझ आ गए। यहां तक का रिवाइज हो गया, तो 3 फैक्टर कर लिए, ओके ओके ओके, यस सर, ठीक है, यस सर। तो प्राइस के साथ है डायरेक्ट रिलेशन, बस ये याद रखना है, कीवर्ड्स को फोकस करना है। प्राइस के साथ है डायरेक्ट रिलेशन, ये याद रखना है। अदर गुड के प्राइस के साथ है इनवर्स रिलेशन, ये याद रखना है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स के साथ भी है इनवर्स रिलेशन, ये याद रखना है। ओके, अच्छा, और भी बच्चों फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक फैक्टर होता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी जो होती है वो कोई क्वांटिफाइबल चीज नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट जो है ये एक बड़ा सा थियोरेटिकल सा पॉइंट है। इस पॉइंट में ये लिखा जाता है, ये कहा जाता है कि अगर हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, है ना, एडवांस्ड का मतलब है हम बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है बच्चों, तो उससे कॉस्ट ना कम आती है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने से
कहीं ना कहीं कॉस्ट क्या आती है, कम आती है। और जिस चीज की कॉस्ट अगर कम आएगी, जिस चीज को बनाने में अगर खर्चा कम आएगा, कॉस्ट कम आएगी, तो प्रोड्यूसर काफी मोटिवेट हो जाता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी चीज है, तो वो उसकी सप्लाई भी ज्यादा करता है। तो मतलब नटशेल में अगर मैं बोलूं क्या निकला क्रक्स, क्रक्स ये निकला कि जब प्रोड्यूसर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करता है तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा खर्चा कम आने वाला है। और यही सोचो, यही उल्टा सोचो कि अगर प्रोड्यूसर कोई ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे, ऑब्सोलीट मतलब पुरानी सी मशीन हो, उसमें जंक लगा हुआ हो, ढंग से चल ना रही हो, अब उस पे वो काम करेगा तो इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आएगा, उसका मन नहीं करेगा सप्लाई करने का। तो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करने पे प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई आमतौर पे कम कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट में हम रिलेशन नहीं लिख सकते, हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट है या इनवर्स है, बस ये बता देंगे कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। बस ये बता सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी मेजर्ड, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ये मतलब है। अच्छा सर, और भी कोई फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? हाँ बच्चों, और भी फैक्टर्स हैं, उन्हें हम अदर फैक्टर्स बोल देते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार से टैक्स होती है, एक प्रकार से टैक्स होता है। तो जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज ये पेन बनाया मैंने अपनी फैक्ट्री में, तो आपको शायद ना पता हो, सरकार गवर्नमेंट कहती है कि जैसे ही कोई चीज बनी, जैसे ही कोई चीज मैन्युफैक्चर हुई, प्रोड्यूस हुई, इस पर हम टैक्स लेंगे। तो सरकार इसमें कहती है कि आपने 100 रुपए का पेन बनाया तो हम इस पे आपसे 20 रुपए और लेंगे टैक्स के। तो मैं कहता हूं अरे यार बेकार हो गया। तो जब भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे ज्यादा टैक्स लेती है, तो फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं एज ए प्रोड्यूसर। हमें लगता है अभी तो ये 100 रुपए का पेन बनाया था, अब 20 रुपए इसमें गवर्नमेंट को भी देने पड़ेंगे, तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर टैक्स ज्यादा बढ़ा देती है सरकार, तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा नहीं करता, फिर कहता है मैं बनाऊंगा ही नहीं है पेन, इसमें तो बहुत टैक्स लगता है। और अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो फिर प्रोड्यूसर को लगता है हाँ अब मेरे लिए अच्छी बात है, अब मैं ये प्रोडक्ट ज्यादा बना सकता हूं। तो यानी क्रक्स क्या निकला हमारे लिए? क्रक्स ये निकला कि अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, और अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा। यानी कि हम बोलेंगे कि एक्साइज ड्यूटी का इनवर्स रिलेशन है सप्लाई के साथ। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या? फिर से रिवाइज करो। अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देगा, वो कहेगा अब मजा नहीं आ रहा। और अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा देगा, वो कहेगा हाँ अब ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी का इसीलिए या टैक्स का इसीलिए इनवर्स रिलेशन होता है सप्लाई के साथ। और बच्चों इसका उल्टा होता है सब्सिडी। सब्सिडी इसका उल्टा होता है। सब्सिडी मतलब आप समझ लो टैक्स का उल्टा। इसमें सरकार पैसे लेती नहीं है, उल्टा देती है। सरकार कहती है ये हमारी तरफ से आपको एक असिस्टेंस है, हमारी तरफ से एक छोटी सी मदद है, हमें पैसे देती है उल्टा सरकार, तो हम बड़े खुश होते हैं। तो इसमें बच्चों सीधी बात है, कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब अगर सरकार ने हमें ज्यादा सब्सिडी दी, सरकार ने कहा ये लो और सब्सिडी लो, हम बड़े खुश हो जाएंगे। हम तो कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, इसको बनाने से तो हमें सब्सिडी मिल रही है। तो जितनी ज्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी देती है हम उतनी ज्यादा सप्लाई करते हैं, और अगर सब्सिडी कम कर देती है तो हम भी सप्लाई कम कर देते हैं। तो सब्सिडी का कैसा रिलेशन है जो हमें याद रखना है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो सप्लाई को ये 5 या 6 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जिनके रिलेशन हमें बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन सा फैक्टर सप्लाई को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो एक बार ये देख लो अच्छे से, और बिल्कुल जब अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब मुझे थम्स अप भेज देना। तो बिल्कुल क्लियर हो जाए तो थम्स अप भेज दो, और अगर जिसको भी डाउट है तो वो लिख के भेज दो।
ओके, ओके, यस सर, ओके, यस सर, ठीक है, ठीक है, यस सर, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो हम इन 5 और 6 फैक्टर्स को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बस मतलब पूरा जो चैप्टर है सप्लाई का वो बस इसी के अंदर, मतलब इसी के अंदर खत्म हो जाएगा। बस अगर हमको ये फैक्टर्स याद हैं अच्छे से मीनिंग के साथ तो फिर इसी के अंदर सब कुछ बातें खत्म हो जाएंगी, है ना। है डिमांड की तरह ही, बस फैक्टर्स थोड़े अलग हैं, उनका रिलेशन हमको याद रखना है। ओके, तो अब जब हम सारे फैक्टर्स समझ चुके हैं तो अब कुछ छोटी छोटी बातें आपके साथ कर ली जाएं। बच्चों, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जो हमने अभी अभी फैक्टर्स पढ़े, एक पढ़ा प्राइस ऑफ द गुड, एक पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड या अदर गुड, एक पढ़ा कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक पढ़ा टेक्नोलॉजी, एक पढ़े अदर फैक्टर्स। तो जब हम इसी चीज को एक मैथमेटिकल रिलेशन के तौर पर दिखा देते हैं तो इसे बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। तो दिस इज नोन एज सप्लाई फंक्शन, इसी को कहा जाता है सप्लाई फंक्शन। फिर हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले सप्लाई कर्व क्या है, या सप्लाई कर्व बना के दिखाओ। तो बच्चों, सप्लाई कर्व एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है जो ये शो करती है कि प्राइस में और क्वांटिटी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस कर्व को बोल देते हैं सप्लाई कर्व, जिसको मैंने नाम दे दिया SS। तो इसे बोल देते हैं सप्लाई कर्व। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। तो बच्चों, सप्लाई शेड्यूल एक टैबुलर फॉर्मेट है जो प्राइस का और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन शो करता है। डायरेक्ट रिलेशन शो करने का मतलब है कि दोनों चीजें बढ़नी चाहिए, दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो टैबुलर फॉर्मेट बना के शो कर दिया तो इसको बोल देते हैं सप्लाई शेड्यूल। फिर लॉ ऑफ सप्लाई आता है। लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है बच्चों, वो बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड की तरह ही बात करता है। वो ये कहता है कि सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दूं, यानी ये चेंज नहीं होंगे, अदर फैक्टर्स जो हैं वो वही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, इसको हम अजम्पशन भी बोलते हैं। इट इज द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई कि भाई अदर फैक्टर जो है वो चेंज नहीं होंगे। राइस का प्राइस चेंज नहीं होगा, कॉस्ट चेंज नहीं होगी, टेक्नोलॉजी भी वही रहेगी, अदर फैक्टर भी वही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। देन सप्लाई का और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो होता है कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। तो बस इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोल देते हैं कि प्राइस का और सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशन है अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हो तो इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या, सप्लाई कर्व क्या, सप्लाई शेड्यूल क्या, लॉ ऑफ सप्लाई क्या। तो इस पूरे पेज का थम्सअप चारों बातों का, तो ये क्लियर है जिस जिसको, वो थम्सअप भेजते रहो। ओके 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 ओके, यस सर, यस सर, ओके, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजेदार चीज हमने पढ़ा कि सप्लाई को 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ गुड अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट करता है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है, अदर फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना। सप्लाई को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जब सप्लाई को प्राइस अफेक्ट करेगा, जब सप्लाई को प्राइस अफेक्ट करेगा तो उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, उसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन जब सप्लाई को अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये चारों, इन चारों में से कोई भी, तब हम बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने डिमांड चैप्टर जो पढ़ रखा होगा उसमें भी सेम ही चीज देख रखी होगी, तो कॉन्सेप्ट वही है यहां पर भी।
तो जब प्राइस इफेक्ट करेगा तो बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और जब अदर फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे तो बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। अब जाहिर सी बात है कि दो केसेस हो सकते हैं अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करूं। एक को बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, कैसे होगा, लॉजिक सेम है, डायग्राम पर चेक करते हैं। अब फर्ज करो बच्चों कि हमारा P0 प्राइस पर सप्लाई है Q0 और प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया, प्राइस हमारा बढ़ गया, प्राइस बढ़कर हो गया P1। तो प्राइस के बढ़ते ही ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटी भी बढ़कर Q1 हो जाएगी। बस इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, कि अगर हम पहले A पॉइंट पर थे तो हम B पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसीलिए इसे बोला जाता है A से B पर आने को मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, इसे बोला जाता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो प्राइस के बढ़ते ही सप्लाई का एक्सपेंशन हो जाता है, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंशन। और अगर सर अगर क्या, अगर प्राइस कम हो गया, मान लो प्राइस P1 कम हो गया, तो प्राइस के कम होते ही आप देख रहे हो डायग्राम पे क्वांटिटी भी कम हो गई इसी सप्लाई कर्व पे। तो यानी अगर हम पहले A पॉइंट पर थे और अब हम B पॉइंट पर आ गए तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। मतलब वही है, यानी कि हम A से B पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। हम सप्लाई कर्व पर मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, A से B पे आए, इसमें ऊपर की तरफ A से B पर गए। तो ये होता एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इसी का पार्ट है जिसमें हम मूवमेंट करते हैं एक सप्लाई कर्व पे। तो या तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी घटेगी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो इसका थम्स अप भेजिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो थम्स अप जिस जिसको समझ आ गया। ओके ओके, यस सर, ओके ठीक है, यस सर, ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बढ़िया। कॉन्सेप्ट सेम है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी हो ना, तो जैसे डिमांड में होता है वैसी है, सेम 100% सेम कॉन्सेप्ट। अब चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई में भी दो केसेस होंगे। एक हो सकता है इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज कर जाए, एक हो सकता है डिक्रीज इन सप्लाई। अब आपको बस इसमें यह याद रखना है कि सप्लाई के इंक्रीज होने के रीजन क्या हो सकते हैं, उसके लिए फैक्टर्स याद होने जरूरी है ना भाई। ये अलग अलग फैक्टर्स जो हैं, ये क्यों ऐसा चेंज हो रहे हैं कि सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, है ना, वो याद होने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हो सकता है जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो वो कम हो जाए, तो जैसे ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कम होगा तो हमने पढ़ रखा है इनवर्स रिलेशन है, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। या हो सकता है हमारा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, तो हमने पढ़ रखा है कि जब कॉस्ट कम होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई बढ़ा देता है, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। या हो सकता है हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दें, तो हमने पढ़ रखा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो फिर से सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब फैक्टर्स याद होने चाहिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अदर फैक्टर में फर्ज करो जो सरकार टैक्स लेती है अगर वो कम कर दे, तो जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी तो हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, तो फिर सप्लाई बढ़ जाएगी। या फर्ज करो कि जो सरकार हमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो बढ़ा दे, तो सब्सिडी बढ़ाने से क्या होगा, हमने पढ़ा था सरकार सब्सिडी बढ़ाएगी तो हम भी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो ये पांचों फैक्टर्स वो हैं जिनकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, जिनकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसमें मजेदार बात यह है बच्चों कि इसमें प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस नहीं चेंज होता, क्योंकि प्राइस तो इसको अफेक्ट करता है, इसे तो प्राइस अफेक्ट ही नहीं करता।
इन फैक्टर्स में कहीं पे भी प्राइस ऑफ द गुड नहीं है, प्राइस ऑफ द गुड नहीं है, तो प्राइस वही रहता है। हाँ, सप्लाई कर्व ही पूरा का पूरा राइट में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, एस डैश एस डैश। तो इसमें हमारा क्वांटिटी बढ़ती है, लेकिन कैसे बढ़ती है कि पूरा सप्लाई कर्व ही राइट में शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, राइटवर्ड्स शिफ्ट। इसे बोला जाता है बच्चों राइटवर्ड शिफ्ट, यानी सप्लाई कर्व जो है वो पूरा ही शिफ्ट हो जाता है। देखो फर्क देखो, इसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होता, इसमें हम बस उसी सप्लाई कर्व में मूव कर रहे हैं, ए से बी मूव कर रहे हैं, और इसमें पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। और इसी तरह इसका उल्टा कर दो, इन पांचों का उल्टा कर देना, इन पांचों का उल्टा, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगी। तो उसमें पता है क्या होगा, फिर क्या होगा सर, उसमें हमारा सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो उसमें हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो इसे बोलते हैं इसीलिए लेफ्टवर्ड्स शिफ्ट। तो प्राइस नहीं चेंज होगा, प्राइस वही रहेगा, लेकिन सप्लाई कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो ये इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई, जो चेंज इन सप्लाई का पार्ट है। तो 1 मिनट लो पूरे आराम से, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन जब पूरा अच्छे से दोनों बातें समझ आ जाएं तो थम्स अप भेजना कि ये पूरा पेज थम्स अप मतलब ऑल क्लियर। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई बिल्कुल डिट्टो डिमांड की तरह, सेम टॉपिक है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो मुझे थम्स अप भेजना जब बिल्कुल सबको सब समझ आ जाए, तो एक थम्स अप जरूर भेजना कि जब आपको चारों बातें बिल्कुल याद आ जाएं, सेम डिमांड जैसी समझ आ जाए विद डायग्राम। ओके, यस सर, यस सर, यस सर, ओके, ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो सही। तो सभी के थम्स अप आ गए, ठीक है, तो सभी के थम्स अप आ गए, इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल यही सेम चीज हमने डिमांड में भी कर रखी है, तो इसीलिए कोई अंतर है ही नहीं। चलो वेरी गुड। फिर आते हैं बच्चों इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, वैसे ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। तो अगर आपको याद हो तो इलास्टिसिटी की मैंने 5 डिग्रीज आपको पहले भी पढ़ा रखी हैं। हाँ सर, पढ़ा तो रखी हैं, लेकिन हमें याद नहीं है। एक होती है इन्फिनिटी, एक होती है 0, एक होती है मोर देन 1, एक होती है लेस देन 1, एक होती है इक्वल टू 1। हाँ सर, सुना सुना सा लग रहा है। इन्फिनिटी वाले को बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इलास्टिक, 0 वाले को बोलते हैं बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक, मोर देन 1 वाले को बोलते हैं मोर देन इलास्टिक, लेस देन 1 वाले को बोलते हैं लेस देन इलास्टिक। इसे इन इलास्टिक भी बोलते हैं, इसे इन इलास्टिक भी बोलते हैं। और इक्वल टू 1 वाले को बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। सेम सर, ये तो सेम डिमांड में भी थे, या यूनिटरी इलास्टिक, सेम डिमांड में भी यही थे। अच्छा, तो सर अगर इलास्टिसिटी इंफिनिटी है तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा?
बच्चों तो सप्लाई कर्व बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा। सर अगर इलास्टिसिटी 0 है तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा। सेम अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इसे बोलते हैं बच्चों फ्लैटर, इस कर्व को बोलते हैं फ्लैटर। थोड़ा सा देख रहे हैं ना, ऐसे चपटा चपटा सा बन रहा है, फ्लैटर बनेगा। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो सर सप्लाई कर्व कैसा बनेगा, तो बनेगा ऐसा। इसे बोलते हैं स्टीपर। देख रहे हो ना एकदम खड़ा सा है, एकदम स्टीप है, तो इसे बोलते हैं स्टीपर। इन दोनों के शेप में देख रहे हो ना अंतर होता है, ये फ्लैटर है वो स्टीपर है। और अगर इलास्टिसिटी है इक्वल टू 1 तो सप्लाई कर्व नॉर्मल बनेगा। मतलब नॉर्मल का मतलब है ना ज्यादा फ्लैट ना ज्यादा स्टीप, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, ना स्टीप है ना फ्लैट है। ठीक है जी। तो 5 तरह की डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी की, उनकी 5 वैल्यूज होती हैं, उनके नाम और उनके 5 के डायग्राम ऐसे होते हैं। तो इसे बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये कॉन्सेप्ट का थम्स अप भेजो जिस जिसको याद आ गया, अगर डिमांड से लिंक हो गया तो। ओके 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 ओके, यस सर, चलो क्या बात है। तो पूरा 100% सेम है कॉन्सेप्ट, 100% सेम, ना कोई डिग्री अलग ना किसी का नाम अलग, सेम वैल्यू सेम। तो है ना, इसलिए कितना आसान हो जाता है। यस सर, चलो वेरी गुड। तो मजेदार बात ये लास्ट पॉइंट ये कि इलास्टिसिटी को निकालने का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का फॉर्मूला भी सेम है। इनफैक्ट जो आपने डिमांड में पढ़ रखा है वही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर किसी को नहीं पता परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 इंटू 100। सर Q1 क्या होता है, Q1 का मतलब होता है बच्चों न्यू क्वांटिटी, नई क्वांटिटी। सर Q0 क्या होता है, Q0 का मतलब होता है बच्चों ओल्ड क्वांटिटी, पुरानी क्वांटिटी। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100, ये निकालना है। अदरवाइज जब हम इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट करते हैं तो इसको मैथमेटिकली डेल्टा Q बाय डेल्टा P भी बोल सकते हैं। डेल्टा का मतलब बच्चों चेंज होता है, इसे अंग्रेजी में रीड करते हैं डेल्टा, लेकिन मतलब इसका चेंज से होता है। तो डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P0 बाय Q0, और अल्टीमेट फॉर्मूला सेम है जो आपने वैसे पहले पढ़ रखा है डिमांड में, Q1 माइनस Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू P0 अपॉन Q0। तो आपका फाइनल इलास्टिसिटी का आंसर आ जाएगा। और मजेदार बात ये, ट्विस्ट ये कि क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी का यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है, सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। बस ये डिफरेंस है, डिमांड में लिखवाया था कि हमेशा नेगेटिव आएगी, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो सॉल्व करने का तरीका सेम, क्वेश्चन जो आएंगे वो सेम, आंसर जो निकलेगा बस पॉजिटिव निकलेगा। तो ये हो गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका थम्स अप भेजो जिस जिसको पूरा याद भी आ गया तो। ओके 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 ओके, परफेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो कमाल हो गया, तो सारी बातें कवर, परफेक्ट।